वर्ण परिचय। वर्ण परिचय। आज बच्चों हम पढ़ेंगे वर्ण परिचय। वर्ण जो कि हम बचपन में ही पढ़ लेते हैं। वर्णमाला जो हम नर्सरी कक्षा से ही प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं तक भी कोई भी व्याकरण भाषा के साथ हमेशा रहती है। वर्ण का हम ठीक से परिचय आज करेंगे। वर्ण जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। किसी भी भाषा के वे चिन्ह जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु जो शब्द बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है। ये इम्पोर्टेंट है। हमसे यदि पूछा जाए कि संस्कृत और हिंदी की लिपि क्या है, तो है देवनागरी लिपि, जो कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उदाहरण आ से ज्ञा तक जो वर्ण हैं, हम पढ़ते हैं आ से ज्ञा तक। वर्ण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण से के साथ ही लगा लगाया आता है अयोगवाह। आहा अयोगवाह हैं। इसके बाद जो हैं वो सभी व्यंजन हैं, और व्यंजन को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। स्वर भाषा के वे वर्ण हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर से तात्पर्य है कि वो जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ आदि। स्वर के प्रकार। स्वर के निम्न प्रकार हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है व्युत्पन्न स्वर। व्युत्पन्न यानी जिन्हें उत्पन्न किया गया है मूल स्वरों को जोड़कर। अब मूल स्वर कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। जो स्वर अपने आप उत्पन्न हुए हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ आ इ ई उ ऊ ऋ, ये मूल स्वर हैं। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मूल स्वर के प्रकार। मूल स्वर के प्रकार हैं लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। पहला लघु स्वर। लघु स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में, उच्चारण करने में लघु स्वर से दुगना समय लगता है, और प्लुत स्वर को उच्चारण करने में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है। इस प्रकार से लघु स्वर की संख्या है 5 अ इ उ ऋ और रा। दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर भी कह सकते हैं, बड़ा स्वर, जिन स्वरों को बोलने में लघु स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ऋ आदि। प्लुत स्वर, इन स्वरों को बोलने में लघु स्वर का 3 गुना समय लगता है। उदाहरण है ओम। व्युत्पन्न स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से होता है, उन्हें व्युत्पन्न स्वर कहते हैं। उदाहरण ए ऐ ओ औ। इनके प्रकार निम्नलिखित हैं। गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर, जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों के गुणनफल से होता है, उन्हें गुण स्वर कहते हैं। 2 स्वरों के गुणनफल से। उदाहरण आ प्लस ई बराबर ए।
आ प्लस उ बराबर ओ। आ को जब हम ई से जोड़ेंगे तो ए का निर्माण हो जाएगा। आ को जब हम ऊ से जोड़ेंगे तो ओ का निर्माण हो जाएगा। वृद्धि स्वर, जब गुण स्वरों में एक मात्रा बढ़ जाए तो वहाँ पर वृद्धि स्वर का निर्माण होता है। उदाहरण, आ प्लस ए बराबर ऐ, आ प्लस ओ बराबर औ। अयोगवाह, जिन वर्णों में कुछ लक्षण स्वर के तथा कुछ लक्षण व्यंजन के होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। उदाहरण, देवनागरी वर्णमाला में इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में स्थान दिया गया है। उदाहरण, अम और आह। व्यंजन किसी भी भाषा के वे वर्ण जो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं और उन्हें बोलने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण, का, खा, गा, घा आदि। अब यदि हम का उच्चारण कर रहे हैं तो साथ साथ क, आ भी सुनाई देता है, यानी इनको पूर्ण करने के लिए हमें स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के निम्न प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुंह के अवयव एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण, का वर्ग, का, खा, गा, घा, इंगा। ये कंठ से उच्चारण निकलता है, हमारे गले से इसका उच्चारण निकलता है, इसलिए ये का वर्ग कंठ उच्चारण स्थान है। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, या। तालव्य, इनसे हमारी तालु स्पर्श करती है, इसलिए तालव्य कहलाते हैं। टा वर्ग, ता, ठा, ड, ढ, ण। मूर्धन्य वर्ण, इनसे हमारी मूर्धन्य स्पर्श होती है। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना को उच्चारण करते समय हमारे दांत आपस में टकराते हैं, इसलिए इन्हें दंत कहते हैं। स्पर्श स्थान है दंत्य। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। हम जब इनको उच्चारण करते हैं तो हमारे होंठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इन शब्दों को बोलने के लिए हम बाहर ये जो वर्ण है य, रा, ला, वा, तो अंदर से हमारे आवाज आती है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन वर्ण के बाद आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। इनके उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण, इन वर्णों का उच्चारण करते समय ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण, सा, शा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे छा, त्रा और ज्ञा। श्रा भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। तो छा छत्री का में हलंत,
प्लस सा में हलंत और एक स्वर भी इसमें शामिल होगा, प्लस आ भी करेंगे, तब यह पूर्ण रूप से लिखा जाएगा छा। त्रा, ता में हलंत प्लस रा में हलंत प्लस स्वर वर्ण आ वर्ण भी प्लस किया जाएगा, तब हो जाएगा त्रा। ज्ञा, ज्ञा का लिखते समय या जा में हलंत प्लस या में हलंत प्लस आ आएगा, और एक उच्चारण के आधार पर गा में हलंत प्लस या भी हम कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा उचित जा में हलंत प्लस या में हलंत प्लस आ ही है। पंचम वर्ण, जो वर्ण अपने वर्णों के 5वें स्थान पर होते हैं उन्हें पंचम वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है तथा ये बिंदु के रूप में या अम के रूप में इनका उच्चारण होता है, जो कि हर वर्ग का 5वां वर्ण है। का वर्ग का 5वां वर्ण है इंगा, चा वर्ग का 5वां वर्ण है या, टा वर्ग का पंचम वर्ण है णा, ता वर्ग का पंचम वर्ण है ना, और पा वर्ग का पंचम वर्ण है मा। इनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है वो भी हम देखते हैं। गंगा, घा के ऊपर बिंदी, गा में आ की मात्रा, गंगा हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसे पंचम वर्ण के यथा योग्य जैसा कि नियम है उसके अनुसार देखेंगे तो गंगा आप देख रहे हैं कि इंगा के नीचे गा बना हुआ है और आ की मात्रा बाजू में लगी हुई है। पंच, पा के ऊपर बिंदी के रूप में हमने अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया है, और यदि हमें उसे पंचम वर्ण में लिखना है तो यहाँ आधा हो जाएगा और चा उसके बाजू में लिखा जाएगा पंच। अंडा, डंडा आदि जो शब्द लिखे जाते हैं आ के ऊपर बिंदी, और यदि हमें उसे पंचम वर्ण के रूप में लिखना है तो जहाँ अम की बिंदी है यानी दोनों वर्णों के बीच में णा आधा आ जाएगा, अंडा लिखा जाएगा, डंडा लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार से तंत्र, ता के ऊपर बिंदी है और उसी तंत्र को हमें लिखना है पंचम वर्ण का प्रयोग करते हुए, तो आधा ना का प्रयोग करेंगे। पंप, तो पा के ऊपर बिंदी है पंप, और यदि हमें उसे अनुस्वार के रूप में उपयोग करना है तो आधा माँ के रूप में हम लिखेंगे। बिंदु के बाद का अक्षर जिस वर्ण का होता है, जिस वर्ग का होता है, बिंदु भी उसी आधे वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। बिंदु के बाद, जैसे आपने देखा गंगा, बिंदु के बाद है गा यानी का वर्ग का, तो का वर्ग का ही पंचम वर्ण प्रयोग किया जाएगा, यह नियम है। आज हमने वर्ण परिचय पढ़ा। मुझे आशा है कि आप सबको वर्ण परिचय ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।